नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला यानी वो जगह जहां पर हम खबरों को इतने विस्तार से खोलते हैं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं। राहुल गांधी का पनौती कांड, पीएम मोदी को 2024 वाला कब पक्का कर दिया क्या? टीम इंडिया के कप्तान मोदी की वो सेंचुरी जो आपने नहीं देखी, आज उसके बारे में बताऊंगा। मोदी के मेक इन इंडिया में असंभव काम कैसे पूरे हो रहे हैं, आप सुनेंगे तो बतौर भारतीय आप हैरान रह जाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने यह क्या किया है। इसके अलावा हलाल प्रोडक्ट्स पर बवाल, सीएम योगी को कैसे दिखा आतंकी कनेक्शन, हलाल सर्टिफिकेट के पीछे आतंकी नेटवर्क का सच क्या है, दवा, मेकअप, आटा, दाल, चावल सब हलाल कैसे हो गया भाई, आज इसके बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। फिर बात होगी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों पर जो गुड न्यूज आ गई है उसके बारे में। कैमरे पर पहली बार क्या बोले सुरंग में फंसे हुए मजदूर, वो भी आपको दिखाऊंगा। और आखिर में किस्सा अनसुना, जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी का अनसुना किस्सा आज आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चरण। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 74 में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह आग एक बैंक्वेट हॉल में लगी। थोड़ी देर में आग ने बड़े इलाके को घेर लिया, पूरा फैलती चली गई और इसकी वजह से जो झुग्गियां थी वहां पर दहशत हो गई। आग के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आनन फानन में झुग्गियों को खाली करवाना शुरू किया कि वहां आग लग गई तो बड़ा कांड हो जाएगा। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आईसीएमआर की स्टडी में साफ हो गया है कि युवाओं में हार्ट अटैक की वजह से अचानक मौत के बढ़ते मामलों का कोरोना वैक्सीन से कोई संबंध नहीं। स्टडी में कहा गया है कि कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती होने का इतिहास, अचानक मौत का पारिवारिक इतिहास, मौत से पहले शराब पीना या फिर मौत से 48 घंटे पहले जबरदस्त एक्सरसाइज करना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके अचानक मौत का खतरा बढ़ा देने के संकेत मिले। लाइफस्टाइल में आए बदलाव को भी आईसीएमआर की स्टडी में अचानक हो रही मौत की एक वजह बताया गया है। आईसीएमआर की तरफ से इस स्टडी को 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 तक पूरा किया गया। इसमें देश भर के 47 अस्पतालों को शामिल किया गया। साध्वी यौन शोषण और पत्रकार छत्रपति हत्या मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को एक बार फिर फरलो मिल गई है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। राम रहीम को आज कड़ी सुरक्षा के बीच सुनारिया जेल से यूपी के बरनावा आश्रम ले जाया गया। इससे पहले राम रहीम 7 बार जेल से बाहर आ चुका है। यूट्यूबर एल्विश के मामले में टेक्निकल डेटा रिपोर्ट से पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, कहा जा रहा है। खबर है कि पुलिस को दिल्ली एनसीआर में 60 से ज्यादा रेव पार्टी होने का इनपुट मिला। इस मामले में आरोपी राहुल की नीली डायरी से कई नामों का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस नेटवर्क पर शिकंजा कसने का काम तेज किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने करीब 2.5 करोड़ रुपए की कीमत का सोना पकड़ा है। यह सोना बैंकॉक से यात्री के पास से बरामद किया गया, जिसने सोने के छोटे छोटे बार, जूस के टेट्रा पैक में छिपा कर रखे थे। कस्टम विभाग ने आरोपी के पास से 4 किलो 200 ग्राम सोना पकड़ा है। गाजा में हमास से आमने सामने की जो भीषण जंग थी, उसके बीच में ही इजराइल ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। इजराइल के अधिकारी के मुताबिक यह सीज फायर 5 दिन तक लागू रहेगा, मतलब 5 दिन तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इजराइल ने सीज फायर के दौरान गाजा में बंधक बनाए गए 40 बच्चों और 13 महिलाओं को रिहा किए जाने की उम्मीद जताई। यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी का पनौती कांड क्या पीएम मोदी को 2024 का कब पक्का कर चुका है। टीम इंडिया के कप्तान नरेंद्र मोदी की वो सेंचुरी जो आपने नहीं देखी। मोदी के मेक इन इंडिया में असंभव काम कैसे पूरे हो रहे हैं, जो देश के लिए एक बड़ी खबर है। आज उसका चैप्टर सबसे पहले। आपने टीवी पर एक ऐड देखा होगा, दाग अच्छे हैं। वैसे ही देश के लिहाज से कहूं तो कुछ दाग अच्छे होते हैं, क्योंकि वो मौका देते हैं देश को यह समझने का कि गंदगी फैला कौन रहा है, इसलिए वो दाग अच्छे। और विपक्ष नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर किस लेवल की पॉलिटिक्स करेगा और कितना नीचे तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं मिल रहा। मतलब आप नीचे खोदते चले जाइए, उतना विपक्ष नीचे चाहता चला जा रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी देश को चांद के सबसे मुश्किल हिस्से पर पहुंचने का सपना देखने और उस सपने को पूरा करने की ताकत दे रहे हैं।
और एक तरफ राहुल गांधी और विपक्ष हैं जो देश को पनौती जैसे अंधविश्वास में फंसे रहने का फॉर्मूला समझा रहे हैं कि कोई पनौती हो तो टीम मैच हार जाती। वाह भैया, 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी देश के सामर्थ्य की बात करते हैं कि बॉस हम कर सकते हैं, हमको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के दिखाना है, देश बनेगा। ये नरेंद्र मोदी हैं, सामर्थ्य की बात करते हैं। और राहुल गांधी चुनौती से लड़ने की बजाय पनौती जैसी दकियानूसी सोच के पीछे छुपने का रास्ता दिखाते कि वो हार गए, अरे कोई नहीं, किसी एक को ढूंढ लो, का तो यही पनौती था, इसकी वजह से हम हार गए। बॉस, भारत इकलौता ऐसा देश होगा जहां क्रिकेट टीम की हार को भी पॉलिटिक्स का जरिया बना दिया गया। किसी देश में ऐसा नहीं होता होगा। टीम हार गई, बात खिलाड़ियों के हौसले को बढ़ाने की होनी चाहिए थी कि यार तुम लोग बड़ा अच्छा खेले, कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए। लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम नरेंद्र मोदी को पनौती साबित करने पर फोकस कर रही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश कैसे हार के बाद सदमे में है। मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था, उस दिन मैच देख रहा था, 1.25 लाख लोग सदमे में थे बॉस। कोई रो रहा था, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था कि कुछ तो हो कि हम लोग जीत जाए। और उसके बाद हर कोई दुखी होकर निकला। कोई एक आदमी वहां कोई पनौती किसी को नहीं बता रहा था कि तुम्हारी वजह से हार गए, तुम्हारी वजह से हार गए। लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम नरेंद्र मोदी को पनौती बता रही। उन्हें नरेंद्र मोदी को कोसने, गाली देने का बस मौका मिलना चाहिए। टीम इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल क्या हारी, एक पूरा इकोसिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा। ट्रोल्स नरेंद्र मोदी को भारतीय क्रिकेट टीम की हार का जिम्मेदार बता रहे थे, तो वो भी 1 मिनट के लिए समझा जा सकता है कि ट्रोल्स हैं तो इससे ज्यादा क्या कर लेंगे। लेकिन राहुल गांधी कोई ट्रोल है क्या? देश की बड़ी पार्टी के युवराज ना है बॉस। लेकिन बातें जो कह रहे हैं उसकी भाषा ट्रोल्स की भाषा से कोई बहुत अलग नहीं है, वैसे ही मैच हो रही है जो राहुल गांधी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद सुनिए कि कैसे अब राहुल गांधी भी पीएम मोदी को सोशल मीडिया के ट्रोल्स की तरफ पनौती बता रहे हैं। फिर जरा मैं आगे की बात बताता हूं। पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, याद है आपको? याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, याद है आपको? याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। टीवी वाले क्या नहीं कहेंगे, राहुल गांधी को यह भी पता है। अरे बॉस, टीवी वाले क्या नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे आप छोड़िए ना, आप क्या कह रहे हैं पहले उसका तो इवैल्यूएशन कीजिए, किस लेवल की बातें कर रहे हैं। इनके पास हर चीज के लिए, हर आदमी के लिए ज्ञान है। प्रधानमंत्री को देश कैसे चलाना चाहिए यही सिखाएंगे, टीवी पर एंकर को कैसे बोलना चाहिए यही सिखाएंगे, खुद क्या करना चाहिए इनको कौन कब सिखाएगा ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये भर दुनिया को सिखाएंगे कि क्या करना है। राहुल गांधी अपनी राजनीति का स्तर तो नरेंद्र मोदी की राजनीति तक आज तक नहीं ला पाए, लेकिन वैचारिक स्तर भी बहुत पीछे दिखने लगता है बार बार जब वो ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप फाइनल देखने पहुंच गए तो इंडिया हार गई तो वो पनौती हो गए। बॉस, वर्ल्ड कप फाइनल को देखने में तो 1.25 लाख लोग गए थे, तो वो 1.25 लाख लोग पनौती थे, और जो लोग टीवी पे करोड़ों लोग देख रहे थे वो सब पनौती थे क्या? और अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां मैं मैच में था, मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी की एंट्री कब हुई, कैसे लोग उत्साहित थे नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। इंडिया की बैटिंग, इंडिया जब बैटिंग कर रही थी, बैटिंग के वक्त मोदी आई नहीं, मोदी थे नहीं स्टेडियम में, तब कैसे रन कम बनाई टीम इंडिया, कैसे कम बनाई? वो जो प्रियंका जी का एक बयान वायरल हो रहा है कि आज तो इंदिरा जी का जन्मदिन है, आज तो टीम इंडिया पक्का जीतेगी, तो कोई कहे कि इंदिरा जी का जन्मदिन था इसलिए टीम इंडिया नहीं खेल पाई, फिर कोई उधर पनौती का एंगल ढूंढना शुरू करे। और जब बॉलिंग की बात आई, टीम इंडिया बॉलिंग कर रही थी,
30 ओवर के लगभग बाद आए, उसी के आसपास आए होंगे, 30 ओवर के बाद पीएम वहां पर आए स्टेडियम के अंदर। तो 100 ओवर का मैच था, 50 उधर 30 इधर, 80 ओवर मैदान में थे ही नहीं नरेंद्र मोदी। और जब नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई 160 170 तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया बना चुकी थी। ऐसे लोग जो राजनीति में हार के डर से कई बार चुनाव प्रचार नहीं करने जाते, वो लोग होते ना तो वहां स्टेडियम आते भी नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी चूंकि वहां टीम का हौसला बढ़ाने गए थे, तो टीम हार रही हो जीत रही हो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो गए वहां। और या तो राहुल गांधी की क्रिकेट की समझ भी बाकी मामलों की तरह बहुत ठोस नहीं है, तभी वो ऐसी बात कर रहे हैं, और नहीं तो फिर वो ये प्रयास कर रहे हैं कि लाख चाहकर भी, क्योंकि वो खुद अपनी इमेज के डेंट को रिपेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो तो खुद कहते हैं कि उन्हें पता है लोग उन्हें पप्पू कहते हैं। बोले थे ना एक बार, कहे थे, खुद ही कहे थे कि मुझे पता है लोग मुझे क्या बुलाते हैं। तो बेसिकली वो अब नरेंद्र मोदी की इमेज को डेंट करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा तो इमेज नहीं सुधरा, इनका ही खराब कर दो। इनकी पूरी टीम मिलकर अब यही कर रही है। लेकिन ये करने के चक्कर में उन्होंने फिर ब्लंडर कर दिया, क्योंकि पब्लिक को पता है पनौती और ये ऐसे मामलों से कोई टीम का प्रदर्शन होता है। अगर जीत हार से कोई किसी के लिए पनौती या अशुभ हो जाता है, तो फिर कल को कोई यह भी कह सकता है कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी से हारती रही है, उससे कांग्रेस के लिए राहुल गांधी पनौती थे। फिर कहने को कह देंगे लोग, क्योंकि जो राहुल गांधी वर्ल्ड कप में हार के लिए दूसरों को पनौती कह रहे हैं, उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जब से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे राहुल गांधी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और इनके लिए फिर लोग क्या क्या बोल सकते हैं, यह भी इनको सोचना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष रहे, कब से कब तक अध्यक्ष रहे? 16 दिसंबर 2017 से 3 जुलाई 2019 तक राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हाँ रहे ना। 13 राज्य में चुनाव हुए। इस दौरान कांग्रेस पार्टी जीती, इन 13 में से 4 चुनाव जीती, 4, मात्र 4। तो राहुल का सक्सेस रेट कितना है? मात्र 30%, 30%। तो क्या कहा जाए? अब क्या सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लोग पनौती बोल के ट्रोल करना शुरू करें कि भाई आपके आने के बाद तो कांग्रेस पार्टी का यह हाल हो गया? यह उचित होगा क्या? ऐसी बातों का इस्तेमाल होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। एक लोकसभा चुनाव इनके अध्यक्ष रहते हुए लड़ा गया, वो भी हारे। तो अब क्या? और वो भी कांग्रेस की सबसे बड़ी हार में से एक। राहुल गांधी कभी चुनाव के वक्त अपनी ही धुन में अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हो जाते हैं, या फिर कब कहां होते हैं, कई बार इसको लेकर भी सवाल उठते हैं। लेकिन जिन्हें वो पनौती बता रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी कम से कम इतना तो जानते हैं कि जब किसी के घर में मातम जैसा माहौल हो तो करना क्या चाहिए। इतनी तो समझ नरेंद्र मोदी को है, ये तो दिख रहा है, और किसको नहीं है ये भी दिख रहा है। राहुल गांधी को कुछ नहीं तो कम से कम नरेंद्र मोदी से यही सीख लेना चाहिए कि किस वक्त कैसे माहौल में क्या करना चाहिए। आप देखिए कि मैच हारने के बाद जब टीम इंडिया सदमे में थी, तो कैसे पीएम मोदी एक लीडर की तरह भारतीय टीम के खिलाड़ियों के बीच पहुंचे और उनको हिम्मत दी। आज पहली बार उस दिन का वीडियो आया है बाहर। एक बार वो वीडियो देखिए कि नरेंद्र मोदी ने उस दिन ड्रेसिंग रूम में किससे क्या कहा था। फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती बुलाकर कैसी बड़ी पॉलिटिकल गलती कर दी है। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कहा राहुल कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू खेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा तो घर से। तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए होता है।
होता रहता है ऐसा। हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। एक नेता है नरेंद्र मोदी जो हार के बाद टीम को संभाल रहे हैं। एक नेता वो हैं जो हार के बाद चटकारे ले रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, किसी को पनौती कह रहे हैं तो कोई कह रहा है कि गुजरात में मैच ना होता तो जीत जाते। यानी नरेंद्र मोदी के चक्कर में गुजरात से भी दिक्कत हो गई लोगों को। एक बार फिर से राहुल गांधी को सुनिए और अखिलेश यादव को भी सुनिए, जो टीम इंडिया से संघर्ष की तारीफ करने के बजाय ये मजाक बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच नहीं होता तो जीत जाते। पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, याद है आपको? याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। मैं तो ये कहूंगा कि जो मैच गुजरात में हुआ है, अगर ये स्टेडियम लखनऊ में हुआ होता और उन्हें आशीर्वाद बहुतों का मिलता, टीम को आशीर्वाद एक तो भगवान विष्णु का मिलता क्योंकि कान्हा नाम से है वो स्टेडियम। बीजेपी वालों पे रहा नहीं गया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। अगर वहां पर मैच होता तो भगवान के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद मिलता और इंडिया जीत गई होती। अब सुनने में आ रहा है कि वहां की पिच भी गड़बड़ थी और जो लोगों की तैयारी थी वो तैयारी आधी अधूरी रह गई। इसलिए कभी कभी समय बताता है कि अब समय उनका नहीं है, समय दूसरे लोगों का आने वाला है। आप इन लोगों की बातें सुनिए, मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि गुजरात भी जैसे लगता है किसी दूसरे देश में। अपने ही देश का एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, एक है गुजरात। लखनऊ में हो जाता है तो टीम जीत जाती, गुजरात में हुआ, नरेंद्र मोदी का प्रदेश है तो वहां पर हार गई। अखिलेश यादव के लॉजिक से जाएं तो टीम इंडिया अगर लखनऊ में मैच खेलती तो जीत जाती क्योंकि वहां उन्हें लोगों का आशीर्वाद मिलता। तो क्या अहमदाबाद में जो दर्शक थे, लाख सवा लाख, वो टीम इंडिया की हार की दुआ कर रहे थे क्या बॉस? इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने लीग मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। तब वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के चक्कर में अखिलेश यादव ने टीम इंडिया की क्षमताओं पर भी सवाल उठा दिए और कहने लगे कि तैयारी आधी अधूरी रह गई। इतना ही नहीं, वो टीम इंडिया की हार में गठबंधन की जीत देखने लगे और ये कहने लगे कि वक्त बदल रहा है। लेकिन ये लोग ये सब देख सुन रहे हैं और उनके नेता क्या कह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो वो नेता हैं जो बुरा समय हो या अच्छा समय हो, सब में बराबरी से खड़े रहते हैं। ये हमने पिछले 9 साल में बतौर प्रधानमंत्री देखा है। लेकिन जो लोग आज नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड कप की हार के लिए कोस रहे हैं, वो खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी से लोगों को जुड़ने का मौका दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। और इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए थे तो मोबाइल में बिजी थे, मोबाइल में बिजी थे बॉस, और यहां दूसरे को समझा रहे हैं कि ओह ये पनौती हैं, ये गए वहां हंस रहे थे, तो वहां जाके क्या रोने लगते? उनकी सोच और राजनीति का स्तर क्या है, ऐसे नेता लोगों को खुद ही बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता इसमें सबसे आगे हैं क्योंकि उन्हें किसी न किसी तरह से नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का बहाना चाहिए। इसी में मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने का कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है वो भी एक बार सुन लीजिए। कल बगल में एक मैच हुआ था वर्ल्ड कप, उसके पहले 9 मैच हुए, 9 इंडिया जीत गई। अब वहां कौन पहुंच गया कि उसके पहुंचते ही हार गई। इसके पहले भी इसरो पहुंच गए थे, तो लैंड जो हमारा चंद्रयान था वो गया,
लेकिन जैसे उनको देखा लड़खड़ा गया, लैंड नहीं कर पाया, वापसी इसीलिए गए नहीं। तो मेरे भैया, ये पांव जहां जहां पड़ते हैं वहां सत्यानाशी होता है। तो एक काम करना, वीरों की धरती राजस्थान में इस आदमी के पैर मत पड़ने देना, वरना सिलेंडर भी जाएगा, पेंशन भी जाएगी और 10,000 महिलाओं का भी जाएगा, 25 लाख ग्रामीणों को जाएगा। जो लोग वर्ल्ड कप में मिली एक हार के लिए पीएम मोदी को भर भर के कोस रहे हैं, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि मनमोहन राज में क्या हुआ था और मोदी राज में खेलों का स्तर कैसे बदला। अगर मैं आपको बताऊं, साल 2012 में अगर आप देखेंगे किस तरह से या उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, लगातार ओलंपिक में भी भारत का प्रदर्शन बेटर हुआ है। और 2020 में अगर आप देखेंगे टोक्यो ओलंपिक, उसमें अगर आप देखेंगे कि किस तरह से भारत को 2000 टोक्यो ओलंपिक आते आते मेडल कितने मिले? 7 मिले, 7 मेडल। और भारत की रैंकिंग जो है वो हमेशा से सबसे बेहतर 48 पर रही। 48 पिछले 4 दशक की बेस्ट रैंकिंग थी। एशियन गेम्स अगर आप देखेंगे, एशियन गेम्स उसमें अगर आप देख लीजिए, भारत का प्रदर्शन साल 2010 में चीन में एशियन गेम्स हुआ था, 2010 में 65 मेडल आए थे और रैंकिंग जो है वो भारत की थी 6, रैंक 6 था, रैंक 6 2010 में। 2023 भारत को मेडल कितने आए? 107 मेडल, 107 मेडल और रैंक था भारत का 4। ये इसलिए हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को समर्थन देना शुरू किया, उनकी ट्रेनिंग पर जो है वो खर्च करना, मदद करना शुरू किया, जो मैंने आपको एक बार विस्तार से बताया था। तो मेडल भी आए, रैंकिंग भी सुधरी। तो वो मेडल आते हैं तब नरेंद्र मोदी का ये लोग नाम नहीं लेते। मनमोहन सिंह के वक्त कम आ रहे थे तब, और इतने साल तक, पिछले कितने दशकों तक तो कांग्रेस की सरकार रही, तब तो चांद पे कोई पहुंचा भी नहीं था, चंद्रयान। तब क्या बोलिएगा, तब कौन पनौती था। और इस बार जब चंद्रयान पहुंचा दक्षिण ध्रुव पर, तब भी नरेंद्र मोदी लाइव जुड़े हुए थे। तब राजनीति के चक्कर में भारत के अंदर पीएम मोदी को भला बुरा कहा जा रहा है, जबकि आप देखिए पाकिस्तान में लोग प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हार के बावजूद खिलाड़ियों के साथ खड़ा है, उनकी आलोचना नहीं कर रहा बल्कि उन्हें हिम्मत दे रहा है। सुनिए पाकिस्तान के लोग क्या बोल रहे हैं और कंपेयर कीजिए कि हमारे यहां का विपक्ष क्या बोल रहा है, कैसे पाकिस्तान के लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। सुनिए एक बार, लोगों को समझ में आ रहा है अपने यहां के लोग जो है वो किस लेवल पे बात कर रहे हैं, आप देखिए। लेकिन जो लोग यहां पर पनौती कर रहे हैं, शुभ अशुभ की बातें कर रहे हैं, उन्हें यह भी देख लेना चाहिए कि बात शुभ अशुभ की नहीं, बात परफॉर्मेंस की है। और जब बात देश के लिए परफॉर्म करने की आती है तो नरेंद्र मोदी का दुनिया में कोई जोड़ नहीं है बॉस। अगर आप टीम भारत, अपने देश के कप्तान की बात करेंगे तो टीम इंडिया को कैसे लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, आप खुद देखिए। नरेंद्र मोदी जब पीएम बने, कप्तान मोदी के बारे में आपको बता रहा हूं, कप्तान मोदी जब वो पीएम बने तब भारत 11वीं रैंक थी अर्थव्यवस्था में। आज की डेट में भारत का रैंक क्या है? आज 5th रैंक है भारत की अर्थव्यवस्था में। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह, वो भी 5वें नंबर पर जो है इस तरह से नहीं ला पाए, और टारगेट नरेंद्र मोदी ने 3रे का रखा है। भारत की जीडीपी जब नरेंद्र मोदी पीएम बने, मतलब अगर अभी आप देखेंगे भारत की जीडीपी जो है वो जीडीपी आज के डेट में 6.5% पर है, और चीन की कितनी है? 5% पर। मतलब चीन से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ इसकी बात कर रहा हूं। 2030 से पहले भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2021 और 22 के बीच अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने भारत में अपना $65 बिलियन निवेश किया, यानी करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया। ये 400% का जंप। ये सब उस व्यक्ति की वजह से हुआ जिसको ये लोग गाली
मतलब पानी पी पी के गाली देते हैं। आज जो लोग वर्ल्ड कप के लिए पीएम मोदी को कोस रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पीएम मोदी की हर बात का मजाक बनाते हैं। यही लोग कहते थे कि पीएम मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं, लेकिन आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लोग बॉस कह रहे हैं। यही लोग कहते थे कि पीएम मोदी को अर्थशास्त्र की समझ नहीं, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया का ब्राइट स्पॉट है। यही लोग मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज मेक इन इंडिया की सक्सेस देख लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर अपने प्रोडक्ट बना रही हैं और बेच रही हैं। जैसे जापान की ऑटो मेकर कंपनी है होंडा भारत, होंडा जो जापान की ऑटो मेकर कंपनी है, वो भारत में अपनी मिड साइज एसयूवी बना रही है, जिसे वो अगले साल जापान की मार्केट में लॉन्च करेगी। ऐसा पहली बार होगा कि होंडा का कोई प्रोडक्ट इंडिया में बनेगा और वो जापान में जाकर एक्सपोर्ट होगा। मतलब अभी तक विदेशी कंपनियां बाहर बनाती थी, इंडिया में आके बेचती थी। जापान की कंपनी अब इंडिया में बना के जापान में बेचेगी। आप सोच रहे हैं मेक इन इंडिया का इंपैक्ट। और ये लोग मेक इन इंडिया का तमाशा बना रहे थे, मजाक बना रहे थे, मेक इन इंडिया से क्या होगा। यही राहुल गांधी कहते थे कि मेक इन इंडिया में तो नकली शेर है। आज वो शेर दहाड़ रहा है बॉस। इसी तरह जापान की सुजुकी कंपनी भी पिछले 3 साल से भारत में अपनी आइकॉनिक जिम्नी एसयूवी बना रही है और उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। कंपनी अपने 16 मॉडल्स को भारत में बनाकर 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। इसी तरह अमेरिका की बाइक मेकर कंपनी है हार्ले डेविडसन। नाम सुने ना हार्ले डेविडसन का, बड़ी महंगी बाइक आती है। इसी साल मेड इन इंडिया बाइक हार्ले डेविडसन X440 लॉन्च किया है उसने। इस बाइक को भी अब दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा, मतलब भारत में बनेगा और दूसरे देशों में जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल अपने लेटेस्ट आईफोन को भारत में बना रही है, दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है। दक्षिण कोरिया की मोबाइल कंपनी सैमसंग 33,000 करोड़ रुपए की कीमत के मोबाइल फोन भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर चुका है। सैमसंग ने अपनी दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बेस को भारत में बनाया हुआ है। इसी तरह ग्लोबल फैशन ब्रांड्स भारत में अपनी सप्लाई यूनिट स्थापित कर रहे हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 37 लाख करोड़ रुपया सालाना पहुंच गया है। 37 लाख करोड़ रुपया। और इस मेक इन इंडिया का ये लोग मजाक उड़ाते थे बॉस, मजाक उड़ाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी वही काम करते हैं जो वो उस दिन टीम को समझा के आए ड्रेसिंग रूम में कि आप लोग बहुत अच्छा खेले, कोई बात नहीं, लगे रहिए। वो भी लगे रहते हैं, इधर ये गाली देते हैं, उधर वो देश के लिए काम करते रहते हैं। मेक इन इंडिया की सफलता का असर आपको बताता हूं। अगर आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें जो एफडीआई आया 2014 से 2022 के बीच, 2022 के बीच जो एफडीआई आया, वो कितना आया? वो 8 साल में 57% बढ़ गया। 57% बॉस, 8 साल में। खिलौने का निर्यात, खिलौने का निर्यात जो आप दूसरे देशों में खिलौना भेज रहे हैं, ये इस 8 साल में 240% का जंप है। 240% खिलौना अब हम ज्यादा दुनिया को बेच रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट इस पिछले 7-8 साल में करीब 334% बढ़ा है। जो इंडिया दुनिया भर से खाली हथियार खरीदता था, आज वो हथियार बना रहा है और 334% उसका डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गया। डिफेंस प्रोडक्शन साल 2022-23 में 1 लाख करोड़ के पार रहा है। 1 लाख CR, 1 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन। बॉस, ये सब कोई मजाक की बात है क्या? और भारत की मेक इन इंडिया की सफलता को दुनिया देख रही है। कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी के मेक इन इंडिया की तारीफ की थी। और किसी को इसमें नरेंद्र मोदी की तारीफ दिख सकती है, लेकिन बॉस, ये भारत की तारीफ है कि भारत आज कहां खड़ा है। सोचिए, भारत में मोदी विरोधियों को यह सब नहीं दिखता। उनका फोकस बस पीएम मोदी को कोसने पर है। आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जेब कतरा तक कह दिया। बॉस, इनकी भाषा देखिए आप, जेब कतरा बुला रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को। सुनिए एक बार। जब 2 जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं?
हां, ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है, आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। पीछे से दूसरा आता है, जेब काट लेता है, चला जाता है। मगर जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। इनके बारे में आपने कभी टीवी पे देखा है? कभी देखा आपने टीवी पे कि कोई बेरोजगार युवा खड़ा है, कह रहा भैया मैं बेरोजगार हूं? नहीं दिखेगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। भाइयों और बहनों, राहुल गांधी का काम आपको यह नहीं बताने का है कि जिस राजस्थान में खड़े होकर वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वहां बेरोजगारी जो है वो चरम पर है। और भाइयों और बहनों, राहुल गांधी का काम आपको यह भी बताने का नहीं है कि जिस अडानी को वो जेब कतरा बता रहे हैं और नरेंद्र मोदी को भी ऐसी ही भाषा से जोड़ रहे हैं, वही अडानी कांग्रेस शासित राज्य में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अगर काम कर रही है और सरकार का भर भर के समर्थन मिल रहा है, तब वहां पब्लिक के जेब काटने का मौका कैसे मिल रहा है? अगर राहुल गांधी की बातों में सच है तो। एक तो राहुल गांधी हर मंच से पीएम मोदी के साथ साथ उद्योगपति गौतम अडानी को निशाना बनाते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी के प्रोजेक्ट क्यों चल रहे हैं। अगर अडानी जेब कतरे हैं तो ये प्रोजेक्ट बंद क्यों नहीं होते? अगर राहुल गांधी के मुताबिक गौतम अडानी लोगों की जेब काट रहे हैं तो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को तुरंत अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट अपने अपने राज्यों में बंद करने चाहिए। दूसरी बात, साल 2019 से पहले भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ऐसे ही पर्सनल अटैक किए थे। तब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चौकीदार चोर है कहा था। राहुल गांधी का यह दाव उन्हें इतना उल्टा पड़ा कि बीजेपी की सीटें 2019 में बढ़ गई। इस बार भी राहुल गांधी वही गलती कर रहे हैं। वो अपनी इमेज सुधार नहीं पा रहे और उनको लगता है मैं नरेंद्र मोदी को अगर जेब कतरा बता दूं, पनौती बता दूं, उनकी इमेज डेंट कर दूं तो नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। ऐसे पर्सनल अटैक करने से नरेंद्र मोदी को चोट पहुंचेगी। राहुल गांधी फिर गलती कर रहे हैं। उनकी टीम जो है ना, आसपास जो उनके सलाहकार हैं, मैं उनको बता रहा हूं, राहुल गांधी जी ये लोग आपको 2 कौड़ी का आइडिया दे रहे हैं। मारिए एक एक को कोहनी और हटा दीजिए। कोई पनौती हो ना हो, आपके आसपास जो आपके सलाहकार हैं वो आपके लिए पनौती साबित हो रहे हैं बॉस, अगर पनौती जैसी कोई चीज होती है। लेकिन मैं तो नहीं मानता। मुझे लगता है आप खुद पर और अपने विजन पर काम करेंगे तो ज्यादा आपको सीटें मिल पाएंगी। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास, हलाल प्रोडक्ट्स पर बवाल। सीएम योगी को कैसे दिखा आतंकी कनेक्शन? हलाल सर्टिफिकेट के पीछे आतंकी नेटवर्क का सच क्या है? दवा, मेकअप, आटा, दाल, चावल सब हलाल कैसे हो गया भाई? पिछले कुछ दिनों से हलाल प्रोडक्ट्स पर लगाए गए बैन को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। अब आप कहेंगे हलाल है क्या? वो आगे अभी बताऊंगा। लेकिन अभी ये जानिए कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के बेचने पर, उसे स्टोर करने पर पूरी तरह बैन लग गया है। इसके बाद यूपी के अलग अलग शहरों में हलाल प्रोडक्ट्स रखने वाले दुकानदारों, रेस्टोरेंट्स और कंपनियों पर छापे मारे जा रहे हैं। ये सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि ये बैन सिर्फ हलाल मीट को लेकर ना होता था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने हलाल शब्द को सिर्फ मीट से जोड़कर ही देखा है कि वो जैसे रेत के काटते तो वही हलाल हो गए। इसलिए यह गलतफहमी फैलाई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ ने यह बैन एक विशेष वर्ग को परेशान करने के लिए किया है। इस गलतफहमी को समझने के लिए आपको हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को भी समझना होगा और योगी कर क्या रहे हैं यह भी समझना होगा, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट के जरिए एक बड़ी साजिश चल रही है जिससे देश की सुरक्षा को भी बड़ा खतरा हो सकता है।
योगी आदित्यनाथ ने इस खतरे को भांपते हुए हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली एजेंसियों का खेल पलट दिया। इसके बारे में आपको बताऊंगा विस्तार से, लेकिन उससे पहले हलाल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, पहले इसको समझिए। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हलाल का इस्तेमाल सिर्फ मीट तक सीमित नहीं है। इसमें दूसरे फूड प्रोडक्ट्स, दवाएं और कॉस्मेटिक आइटम्स भी शामिल होते हैं जिन्हें हलाल सर्टिफाइड किया जाता है। मतलब सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई ये हलाल प्रोडक्ट है। इन पर भी यूपी सरकार ने बैन लगा दिया है। दरअसल हलाल एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में मतलब होता है स्वीकार्य, मतलब जो चीज ठीक है। इस्लाम धर्म में दो अरबी शब्दों का जिक्र है, हलाल और हराम। हलाल यानी जिसकी इजाजत है और हराम यानी जिसकी इजाजत नहीं। अरे ये चीज हराम है इस्लाम में, ये चीज हलाल है इस्लाम में। अब धार्मिक लिहाज से तो बहुत सी चीजें हलाल और हराम हो सकती हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में और इस्तेमाल करने वाली चीजों में हलाल शब्द को सिर्फ खाने के लिए गोश्त तक, मीट तक सीमित रखा गया। इस्लाम के मुताबिक जो दो चीजें हर हाल में हराम है इस्लाम में, वो है एक तो सूअर का मांस और दूसरा है शराब। इसलिए जिन प्रोडक्ट्स को, जैसे दवाएं हो गई, कॉस्मेटिक हो गया, इन तरह की चीजों को अगर यूज कर रहे हैं आप और अगर उन्हें इस्तेमाल करने की मनाही होती है, इससे इस्लामिक भावनाएं आहत मानी जाती है कि अगर उनमें इस तरह की कोई चीज मिली हुई। इस्लाम के मुताबिक हलाल के तहत क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। इसलिए किसी भी मीट और उसके बारे में साफ साफ बताना पड़ता है कि वो मांस किस जानवर का है, उसे कैसे ज़बा किया गया है, कैसे मारा गया है, और फिर उसके मीट को आखिर किस तरीके से प्रोसेस किया गया है। इस्लाम में सिर्फ हलाल तरीके से मारे गए मीट के इस्तेमाल की इजाजत होती है। हलाल तरीके से जानवरों का कत्ल करने का मतलब है कि जानवर की गर्दन की नस पर एक कट लगा दिया जाए, नहीं धीरे से काट देते हैं ताकि उसका पूरा खून बाहर निकल जाए। इसे ज़िबा करना कहते हैं, ज़िबा करना कहते हैं। इसके अलावा जानवर को काटने का दूसरा तरीका झटका है, जिसमें एक ही बार में जानवर को मार दिया जाता है। लेकिन यह तो हो गई हलाल और झटका मीट की बात। लेकिन अगर मैं आपको एक और बात बताऊं कि अब सवाल यह है कि दूसरी चीजों में हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ती है, यह भी आपको समझना चाहिए। दरअसल दवाइयों में, खास तौर पर कैप्सूल बनाने में जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई दवा कैसे हलाल हो सकती है। उसमें क्या है, जिलेटिन का इस्तेमाल होता है, जिसमें कई दवा कंपनियां सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए कई बार मुस्लिम समुदाय के लोग इस तरह के कैप्सूल खाने से मना कर देते हैं। लेकिन जो कंपनियां बिना सुअर की चर्बी वाले कैप्सूल बनाती हैं, वो अपनी दवा को हलाल सर्टिफाइड करवाती हैं। इस तरह बहुत से कॉस्मेटिक और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स को तैयार करने में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स को इस्लाम मानने वाले लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो कंपनी अपने प्रोडक्ट में अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करती है, वो भी हलाल सर्टिफाइड करवाती है। भारत से ऐसे सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। खास तौर पर इस्लामिक देशों में सप्लाई के लिए हलाल सर्टिफाइड का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इन देशों में बिना हलाल सर्टिफिकेशन के कोई सामान इस्तेमाल होने पर बैन है। इसलिए एक्सपोर्ट से पहले सभी तरह के खाने पीने की चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि यहां तक तो सब ठीक है, फिर यूपी सरकार ने इस पर बैन लगाया क्यों? भाई इस्लाम में मना है। कुछ अगर कंपनियां कह रही हैं कि भाई हमने जो हलाल है उस हिसाब से सर्टिफिकेशन दिया है कि इसमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर दिक्कत क्या है? दरअसल ये हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर देश में चल रहे 3 तरह के खेल को रोकने की तैयारी। ये किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर गलत तरीके से मुनाफा कमाने वाली कंपनियों और इस सर्टिफिकेट को बेचने वाली एजेंसियों पर बहुत बड़ा हमला है, जिन पर कई आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने का आरोप है। इसके अलावा इस हलाल सर्टिफिकेट के इस्तेमाल से समाज को बांटने वाली साजिश पर रोक लगाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। सबसे ज्यादा हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि अब बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए शुद्ध शाकाहारी चीजों पर भी हलाल सर्टिफिकेट लगा रही है। अरे बॉस, मीट के प्रोसेस पर या दूसरे आइटम पर जिन्हें इस्लाम में हराम कहा गया है, उन पर यह सर्टिफिकेट समझ में आता है। आटा, दाल, चावल, चाय, चीनी, नमक, नमकीन, दूसरे दूध से बने प्रोडक्ट जैसे मिठाइयों तक पर हलाल सर्टिफिकेट लगाए जा रहे हैं।
इनमें किस तरह का हलाल सर्टिफिकेट बॉस? दूसरी हैरानी की बात यह है कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई आधिकारिक और सरकारी संस्था नहीं है। इस हलाल सर्टिफिकेट को कोई निजी कंपनी या एजेंसी दे देती है। क्या पता वो सच बोल रही है, नहीं बोल रही है। तुमको किसने ऑथराइज किया कि तुम लिख दिए कि ये भाई चावल हलाल है? कौन बात कर चावल हलाल? ये लोग पूछ रहे हैं। इन कंपनियों की पहचान और प्रामाणिकता सिर्फ इस्लामिक देश की मान्यता निर्भर करती है, जबकि भारत में किसी फूड प्रोडक्ट या दूसरे प्रोडक्ट को बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारत में इसके लिए सरकारी एजेंसी FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यह एजेंसी खाने पीने की चीजों को चेक करती है और फिर उसे सर्टिफिकेट जारी करती है, जबकि विदेशों में, खास तौर पर इस्लामिक देशों में, तमाम प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। इसलिए कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं। लेकिन अब ये कंपनियां अपनी बिक्री बढ़ाने और एक विशेष समुदाय को प्रभावित करने के लिए हर तरह के फूड प्रोडक्ट पर धड़ल्ले से हलाल सर्टिफिकेट चिपका दे रही है। सबसे बड़ी बात, यूपी पुलिस को हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली इन संस्थाओं पर टेरर कनेक्शन का शक है। इसलिए भी यूपी में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया गया है। जांच एजेंसी इन संस्थाओं की गहराई से जांच करने में जुट गई। हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली संस्थाओं और कंपनियों की जांच के लिए यूपी पुलिस की स्पेशल टीम STF को तैनात किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स लगाया गया। भाई इतनी हल्की बात नहीं है कि भाई तुमको जब बोले नहीं है तो तुम कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हो। इतना नहीं है। सरकार को लग रहा है कि ये जो पैसा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ये आतंक को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए STF लगाए। अब ये STF इन संस्थाओं के आतंकी कनेक्शन की जांच करेगी। आपको हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली एजेंसियों और संस्थाओं के बारे में भी बताता हूं। एक है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यह चेन्नई की है। जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा मुंबई, इन सभी संस्थाओं पर आरोप है कि ये फर्जी कागजातों के आधार पर हलाल सर्टिफिकेट बनाकर करोड़ों रुपए की कमाई कर रही। उन्हें पैसों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा है, यह भी आरोप लग रहा है। इन संस्थाओं का कई प्रतिबंधित संगठन जैसे PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो नहीं है वो, जिस पे अभी बैन लगा, सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और वहादते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से कनेक्शन का आरोप है। यूपी पुलिस ने अपनी FIR में इन सभी संस्थाओं को आरोपी बनाया है। अब STF इस मामले की जांच करेगी। इसके अलावा यूपी फूड डिपार्टमेंट की टीमें छापे मार रही हैं। पूरे प्रदेश में छापा मारकर हलाल प्रोडक्ट्स को सील कर रही हैं। एक बार हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। जो हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट हैं उनको जांच करने के लिए बेस्ट प्राइस की एक शोरूम है, वहां पे FSDA की टीम जो है वो पहुंची हुई है और ये देखिए चेक कर रहे हैं कि कहीं जो प्रोडक्ट है उस पर हलाल का जो सर्टिफिकेशन है वो तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें सीज किया जाएगा, उन्हें सील कर दिया जाएगा। तो हलाल प्रोडक्ट को सील करने के लिए, उन्हें जांचने के लिए FSDA की टीम यहाँ पहुंची हुई है और यहाँ पर बकायदा जो है वो जो प्रोडक्ट्स हलाल के हैं उनको जांच FSDA की टीम यहाँ पे करे। तो यानी हलाल सर्टिफिकेट पर यूपी में योगी का हंटर चल रहा है और इसकी वजह भी हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर समाज को बांटने की किस तरह से कोशिश हो रही है उसकी एक वानगी दिखाता हूं। कुछ समय पहले जुलाई में एक ट्रेन यात्रा के दौरान एक यात्री को हलाल चाय सर्व की गई। हलाल चाय, जिसका यात्री ने बहुत विरोध किया। यात्री का कहना था कि सावन के महीने में हलाल सर्टिफाइड चाय देने का क्या मतलब है बॉस, क्योंकि चाय तो खुद ही शाकाहारी प्रोडक्ट है। इसे तैयार करने में ऐसे किसी भी तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है जिससे किसी की भावना आहत हो सके। तो फिर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों लगाया गया है? सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था, एक बार उसको देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। हलाल से क्या होता है? हलाल क्या होता है वो तो आप समझिए। हलाल सर्टिफाइड, ये क्या लिखा हुआ है? हलाल सर्टिफाइड, ये क्या चीज है? क्या हलाल सर्टिफाइड क्या चीज है? ये सर मसाला ठीक प्रीमिक्स है। नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। हलाल ISI समझते हैं और सारा चीज समझते हैं, हलाल क्या होता है ये हमको समझाइए। समझा देंगे।
आपको वेजिटेरियन 100% दिया गया है। देखिए सर, ठीक है, हमारा सावन चल रहा है, हम अभी पूजा कर रहे हैं जाके। ये हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? अब यही लोग सवाल पूछ रहे हैं। चाय भी हलाल हो गई, हर चीज, चावल, दाल, चाय, सब हलाल कैसे हो रहा है भाई? अब आपको हलाल सर्टिफिकेट के पीछे करोड़ों के खेल को भी समझाता हूं। दरअसल ये हलाल प्रोडक्ट्स को एक धर्म विशेष के लोग ही खरीदते हैं। इससे उन्हीं कंपनियों के प्रोडक्ट्स की बिक्री ज्यादा होती है जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं, जबकि वो कंपनियां पीछे छूट जाती है जो हलाल सर्टिफाइड नहीं होती। यानी इस एक सर्टिफिकेट की वजह से चुनिंदा कंपनियों को अनड्यू एडवांटेज यानी गलत तरीके से मुनाफा मिलता है, जो गैर कानूनी है। ये कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं ये भी समझिए। हलाल प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जो हलाल प्रोडक्ट है उसका मार्केट अगर आप सुनेंगे कितना है, दुनिया में 166 लाख करोड़ का मार्केट, 166 लाख करोड़ बॉस दुनिया में। और भारत में ये हलाल प्रोडक्ट्स का मार्केट, जबकि भारत में ऐसा कुछ है नहीं कि भाई नहीं सब हलाल ही खाएंगे, ना कोई कंपनी या कोई एजेंसी है जो हलाल सर्टिफिकेट दे सक रही है। फिर भी भारत में ये 8 लाख करोड़ रुपए का मार्केट बन चुका है, 8 लाख करोड़ रुपए का। अब आपको समझ में आया, ये छोटी मोटी रकम की बात नहीं हो रही है। यानी धर्म के आधार पर अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कई कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही हैं। चलिए एक मिनट के लिए इस्लामिक देशों के कानून की मजबूरी मान लेते हैं, लेकिन भारत में तो हलाल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। तो फिर भारत में शुद्ध शाकाहारी चीजों जैसे आटा, दाल, चावल, चाय, चीनी पर भी इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्यों कर रहे हैं आप? और इसीलिए योगी सरकार को इसमें कुछ गड़बड़ियां दिख रही हैं और अब उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम इस पर मामला टाइट किया जा रहा है। जांच में क्या निकलेगा ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन सुरंग से मजदूर कब निकलेंगे ये सवाल आज देश में चर्चा का विषय। पाठशाला में अब अगली क्लास, सुरंग में फंसे 41 मजदूरों पर आई गुड न्यूज आपको बताऊंगा, और कैमरे पर पहली बार क्या बोले सुरंग में फंसे मजदूर ये भी दिखाऊंगा। उत्तराखंड की सुरंग में पिछले 10 दिनों से फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का ऑपरेशन अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। पिछले 10 दिन से जो कोशिश की जा रही है उसका असर भी दिखने लगा है। आज पहली बार सुरंग के अंदर से मजदूरों ने बात की है और वो किस हालात में है ये लोगों को पता चला है। आप देखिए, ये सुरंग के अंदर मजदूर किस हालत में है ये पहली बार देश देख पाया। नहीं तो अभी तक लोग सोचते थे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अंदर सब सुरक्षित नजर आए। सुरंग के अंदर पहली बार एंडोस्कोपिक कैमरा भेजा गया जिससे सुरंग में फंसे मजदूरों की झलक 10 दिन बाद दिखाई दी। इन मजदूरों को भी आज यकीन हो गया कि अब वो जल्दी ही बाहर निकलेंगे। इस वीडियो में सुरंग में फंसे मजदूर दिख रहे हैं। मजदूरों के चेहरे पर तनाव तो दिख रहा है, लेकिन यह उम्मीद भी मजबूत हुई है कि अब वो जल्दी ही बाहर निकल आएंगे। वीडियो में मजदूर सही सलामत दिख रहे हैं और राहत की बात यह है कि सुरंग के अंदर रोशनी भी है। जब कैमरा पहुंचा तो ऊपर से लोगों ने मजदूरों से बात भी की है। एक बार सुनिए इस बातचीत में क्या हुआ है। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो, रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। और एक एक करके सबका समझा है। देखो फर्स्ट क्लास आवाज जा रही है, स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। एक बार कैमरे पे सभी लोगों को दिखाओ। उसको बोलो वॉकी टॉकी अगर पाइप के पास ला सकते हो तो। सभा जी आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें। या बंगारू आप जाओ ना पाइप के छेद के पास। और पसंद तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, सबको पसंद जो आता है। हो गई कोई तो किसी का नाम बोल नहीं रहा, खाली एक बार वॉकी टॉकी चल पड़ेगी ना। लड़का ये नाम नहीं पता, 20 साल ये कौन है? इसके बगल वाला यानी पहली गुड न्यूज तो ये आई है कि ये सारे मजदूर सुरक्षित नजर आए हैं। देश ने राहत की सांस ली है इन मजदूरों के सुरक्षित होने की तस्वीर देखी। मजदूरों के इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट पीएम मोदी भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में उत्तराखंड के सीएम धामी से 2 बार फोन पर बात की है।
इसी वजह से मजदूरों को बाहर निकालने के ऑपरेशन में तेजी भी आई। इसके अलावा अब कई इंटरनेशनल टीमें भी इस रेस्क्यू मिशन से जुड़ गई। इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन की टीम प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स टीम को लीड कर रहे हैं। प्रोफेसर आर्नोल्ड टनल ऑपरेशन में एक्सपर्ट भी है। आर्नोल्ड के साथ टनल एक्सपर्ट की टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई। इसके अलावा थाईलैंड से भी विशेषज्ञों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। इस टीम को अंडरग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशन में महारत हासिल है। यह वही टीम है जिसने थाईलैंड में पानी से भरी गुफा से 12 बच्चे बचाए थे। नहीं, बच्चे फंस गए थे, उनको बचाने वाली टीम भी इसमें लग गई है। नॉर्वे की भी एक्सपर्ट्स की टीम मदद कर रही है। यह दुनिया के सबसे जाने माने एक्सपर्ट, यूरोप में कई टनल बनाने में अहम भूमिका सिलक्यारा जैसे हादसे में निपटाने में एक्सपर्ट है। यानी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, अलग अलग देशों की टीम काम कर रही है। अब मजदूरों को बाहर आना है, बस समय की बात है, क्योंकि काम वॉर लेवल पर चल रहा है, जैसे युद्ध स्तर पर काम करना कहते हैं। सुरंग के बाहर टीमें लगातार काम कर रही हैं। दूसरी तरफ सुरंग के अंदर का वीडियो आने के बाद यह साफ हो गया कि मजदूर सेफ हैं। और दूसरा ये कि वहां अंधेरा नहीं, जिस जगह पर मजदूर फंसे हैं वो करीब 200 से 250 मीटर का स्पेस है, यानी वो कंजेस्टेड जगह पर भी नहीं फंसे। एक है ना कि भाई इतनी सी जगह है, उसी में सब फंसे हैं। थोड़ा 200-250 मीटर की जगह है, लाइट है, खाना पानी पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रहा है। ये देखकर लोगों को थोड़ी राहत की सांस आई। मजदूरों को अभी तक ड्राई फूड दिया जा रहा था, लेकिन 6 mm का पाइप सुरंग के अंदर पहुंच गया है, जिससे अब मजदूरों को खिचड़ी और दूसरी चीजें बोतल में भरकर दी जा रही है। ये देख रहे हैं, ये बोतल में उनका खाना जा रहा है, पानी उनको दिया जा रहा है। उधर मजदूरों के परिजनों की उम्मीद भी बढ़ गई है। मजदूरों के परिवार वाले अब ये सब देखकर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। छोटा बच्चा के भी घर पे हम छोड़ के आए हैं ना। अच्छा, आपका छोटा बच्चा है? हाँ, 3 साल का है। कौन उसका ख्याल रख रहा है वहाँ पर? दादा दादी जी। अभी हम जाके बात करेंगे उससे, तब हमको। ठीक है। भाई है और एक रिलेटिव सुबोध कुमार है। अच्छा। 2 व्यक्ति हैं। 2 लोग आपके जानने वाले हैं? हाँ, जानने वाले 2 हैं और झारखंड से 15 स्टाफ हैं। सुबह में गया और सुबह में बातचीत किया तो सब ठीक है, अच्छा है। और ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि जो दूसरी पाइप पास हो गई, जो 2 बार फेल भी हो चुकी थी, तो वो 6 इंची की पाइप है। तो अब पूरा इस बात से मैं खुश हो गया कि उसको अब हर प्रकार की सुविधा अंदर मिल पाएगी, चाहे उसको रेस्क्यू करने में थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन उन लोग अब सेफ रहेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वीडियो देख के तसल्ली अब हो रही है, दिल में थोड़ा अब लग रहा है कि शायद अंदर में ठीक है। हाँ, इसके बाद अभी जाके बात करूंगी, पूरा तसल्ली हो जाएगी। तो वीडियो देखने के बाद जो परिवार के लोग हैं उनको भी थोड़ी राहत आई। भाई एक बार के लिए लगता होगा पता नहीं सही बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, अंदर मेरा जो रिलेटिव है वो कैसा है नहीं है। वीडियो में सब दिख गए ढंग से हैं, खाना पानी अब और बढ़िया पहुंच रहा है, तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो उनको लगता है कि चलिए अंदर सब सेफ है। अब आपको दिखाता हूं वो प्लान जिसके जरिए मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जाएगा। सिलक्यारा से बड़कोट तक सुरंग के बीच में फंसे हुए 41 मजदूर हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीर। अब यहां पर सिलक्यारा साइड से टनल में ड्रिलिंग हो रही है, ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है। ड्रिलिंग के दौरान मलबा गिरने से काम रुक गया था, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया है। बड़कोट की तरफ से भी सुरंग में ड्रिलिंग की जा रही है और मलबे को हटाया जा रहा है। यानी सुरंग के दोनों छोर से मलबा हटाने का काम चल रहा है। ये बीच में ना फंसे हैं, दोनों तरफ से काम चल रहा है। इधर से नहीं तो इधर से निकलेंगे ना, इधर से नहीं तो दूसरे तरफ से निकलेंगे। इसके अलावा सुरंग जिस पहाड़ के नीचे है उस पहाड़ के ऊपर भी ड्रिलिंग की जा रही है। पहाड़ के ऊपर 2 जगह पर वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है। पहाड़ के ऊपर 86 मीटर ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचने का प्लान है। यह ड्रिलिंग SJVNL कर रही है। इसके अलावा एक और वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है जिसे ONGC कर रहा है। ONGC 325 मीटर की ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप देखिए एक साथ 4 प्लान पे काम चल रहा है। 2 ऊपर से ड्रिलिंग, 2 साइड से ड्रिलिंग। पहाड़ के ऊपर जो ड्रिलिंग हो रही है अगर वो पूरी हो जाती है तो उसी के सहारे मजदूरों को लिफ्ट करके बाहर निकाला जा सकता है। पहाड़ के ऊपर ड्रिलिंग करके एक वर्टिकल सुरंग बनाई जाएगी। इसके जरिए नीचे सुरंग में लिफ्ट या ट्यूब भेजी जाएगी और उसी लिफ्ट से एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जो सबसे सटीक और सुरक्षित तरीका फिलहाल दिख रहा है वो वर्टिकल ड्रिलिंग यानी पहाड़ के ऊपर से सुरंग तक बोरिंग करने का है। यह पहाड़ के ऊपर की जगह है जहां पर सुरंग तक बोरिंग करनी है और यहां पर मशीन पहुंच चुकी है। काम हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि वर्टिकल बोरिंग का काम तेजी से खत्म होगा और फिर सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा।
इसके अलावा सिलक्यारा और बड़कोट साइड से भी टनल में ड्रिलिंग हो रही है, जिसमें पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। पहले 900 mm के पाइप डाले जा रहे थे, लेकिन अब 800 और 700 mm के पाइप भी डाले जा रहे हैं। तो अब बस उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए कि ये काम तेजी से हो, और चूंकि देश दुआ कर रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे मजदूर सुरक्षित बाहर आएंगे। हमारे लिए एक पाठशाला में आप किस्सा अनसुना। वैसे तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन में एक ही शादी की, कमला नेहरू जी से, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पंडित नेहरू की आदिवासी पत्नी का खूब जिक्र हो रहा है। आज पाठशाला में उसी से जुड़ा अनसुना किस्सा। दरअसल घटना साल 1959 की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू झारखंड में बने पंचेत बांध का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। झारखंड के धनबाद जिले में एक आदिवासी गांव है खोरबोना। बांध निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने मंच के पास पंडित नेहरू का स्वागत करने के लिए खोरबोना गांव की 15 साल की लड़की बुधनी को चुना। जब पंडित नेहरू मंच पर पहुंचे तो बुधनी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पंडित नेहरू ने सम्मान में मिली एक माला अपने गले से निकालकर बुधनी को पहना दी। बुधनी को माला पहनाए जाने से खोरबोना गांव का आदिवासी समाज नाराज हो गया। उसी रात गांव के लोगों ने बैठक बुलाई और कहा गया कि आदिवासी परंपरा के मुताबिक लड़की को माला दूल्हा पहनाता है, इसलिए बुधनी को पंडित नेहरू की पत्नी बता दिया गया। इसके साथ ही गैर आदिवासी से शादी के आरोप में बुधनी को जाति और गांव से बाहर निकालने का फैसला सुना दिया गया। जबकि बुधनी ने सफाई देते हुए कहा कि उसने पंडित नेहरू को माला नहीं पहनाई, बल्कि नेहरू जी ने सम्मान में मिली माला उठाकर उसके गले में डाल दी थी। लेकिन बुधनी के खिलाफ लगे ना तो आरोप हटे, ना ही सजा बदली गई, जिसके बाद बुधनी को गांव छोड़ना पड़ा। कुछ दिनों पहले बुधनी की 80 साल की उम्र में मौत हो गई।